1947 में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बने, तभी से एक ऐसा मुद्दा दोनों के बीच एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन के खड़ा है, जो कि है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का। पार्टीशन से लेकर आज 2025 तक यानी लगातार 7 दशकों से हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर लड़ाई चली है। वैसे लड़ाई तो पाकिस्तान ही करता है। पाकिस्तान हमेशा से पीओके को अपना हिस्सा मानता है, कभी उसके लिए वॉर करता है, कभी उसके लिए दुनिया में प्रोपेगेंडा फैलाता है या कभी टेररिज्म का सहारा लेता है। लेकिन इंडिया के लिए पीओके का कोई अलग मुद्दा नहीं है, बल्कि पीओके हमारे देश का हिस्सा है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन और हमारी हिस्ट्री दोनों में क्लियरली इंडिया का पार्ट माना जाता है। लेकिन फिर भी कश्मीर के उस हिस्से में इंडिया के लॉज और रेगुलेशन नहीं चल पाते। पाकिस्तान हमेशा से पीओके को अपने देश का हिस्सा मानता है, उसे आजाद जम्मू कश्मीर के नाम से बुलाता है। तो आओ चलो इस वीडियो में ये जानते हैं कि आखिर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बना कैसे। क्या इसे पाकिस्तान ने जबरदस्ती लिया था या इंडिया की सरकार ने इसे खुद ही दे दिया था? तो चलो जानते हैं इस वीडियो में। कश्मीर हमेशा से अपने डाइवर्स कल्चर के कारण मशहूर रहा है। 1941 में कश्मीर में 40 लाख जनता थी, जिसमें 77% तो मुस्लिम थे, 20% थे हिंदू लोग और बाकी लोग थे सिख और बुद्धिस्ट। जो 20% हिंदू लोग थे यानी कश्मीरी पंडित, वो एक ब्राह्मण कम्युनिटी थी जो यहाँ 8 सेंचुरी से पहले से रह रही थी। मतलब वो वहाँ जब से रह रहे हैं जब से शिवाइज्म और संस्कृतिक लर्निंग चल रही थी कश्मीर में। 1947 से पहले कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट था, मतलब वो डायरेक्ट ब्रिटिश इंडिया के अंडर नहीं आता था, बल्कि वो एक फ्री इंडिपेंडेंट रियासत थी जो वहाँ के महाराजा के अंडर चलती थी। और जो वहाँ का महाराजा था वो था हरी सिंह, जो कि डोगरा डायनेस्टी से बिलोंग करता था। डोगरा डायनेस्टी ने कश्मीर पे 1846 से लेके 1947 तक राज किया था। इन सालों में जिन जिन महाराजाओं ने वहाँ राज किए थे उनके नाम थे महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा रणवीर सिंह, महाराजा प्रताप सिंह और महाराजा हरी सिंह। इन रूलर्स ने कश्मीर को एक अलग से कल्चर आइडेंटिटी दी। अगर आपको डोगरा डायनेस्टी के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पीडीएफ से आप सारी जानकारी ले सकते हैं। राजा हरी सिंह की सोच शुरुआत से मॉडर्न थी और वो कश्मीर को भी मॉडर्नाइज करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने कश्मीर में हॉस्पिटल खोले, स्कूल खोले और इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी हद तक डेवलप किया। लेकिन उनकी सिर्फ एक प्रॉब्लम थी कि उन्होंने अपने रूल को काफी सेंट्रलाइज रखा। सेंट्रलाइज मतलब कि जो वहाँ के पहले महाराजा थे वो लोगों की बातें सुनते थे, उनकी बातों के हिसाब से अपना रूल बनाते थे। लेकिन जो हरी सिंह था वो ना तो लोगों की बातें सुनता था, ना लोगों की बातों का जवाब देता था। उसका ये था कि अगर उसने रूल बना दिया तो बना दिया, ना तो उसके ऊपर बहस होगी ना कोई कुछ बोलेगा। और कश्मीर में मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी मुस्लिम लोगों की। वो सोचते थे कि ये हिंदू राज है, इसलिए मुसलमानों की बात नहीं सुन रहा, उनकी बातों को नजरअंदाज किया जा रहा है। फिर वहाँ के कश्मीरी मुस्लिम लोगों ने बातें उठानी शुरू की कि हिंदू लोगों के पास जमींदारी ज्यादा है, उनको सरकारी नौकरी ज्यादा मिलती है, हमें सिर्फ खेती के काम के लिए यूज किया जाता है। तो कश्मीरी मुस्लिम्स ने महाराजा हरी सिंह के खिलाफ प्रोटेस्ट करने शुरू किए, जगह जगह जाके उनके खिलाफ नारे लगाए। इन सब चीजों को रोकने के लिए महाराजा हरी सिंह ने फोर्स बुलवाई और उनके खिलाफ फायरिंग कर दी, जिस फायरिंग से काफी मुस्लिम लोग की जान गई थी। तो इस इंसिडेंट के कारण जो कश्मीरी मुस्लिम लोग थे, उनके अलावा जो हिंदू और सिख लोग थे, उनको भी लगा कि महाराजा हरी सिंह ने उनकी बातें नहीं सुनी, बल्कि उनकी बातों को दबाया गया है। इन सब के बाद मुस्लिम लोगों की तरफ से एक कॉन्फ्रेंस बनाई गई, जिसका नाम था ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस के हेड थे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और कुछ यंग लीडर्स। इस पार्टी को बनाने का मेन मोटिव ये था कि सारे मुस्लिम लोगों के राइट्स के लिए एक साथ आवाज उठाई जा सके और महाराजा हरी सिंह से डिमांड करी जा सके मुस्लिम लोगों के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के लिए। शुरुआत में ये मूवमेंट काफी छोटा था, लेकिन धीरे धीरे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की लीडरशिप के कारण ये मूवमेंट काफी स्ट्रॉन्ग बन गया। धीरे धीरे मुस्लिम लोग इस मूवमेंट से जुड़ने लगे। उन्हें लगने लगा प्रोटेस्ट से अच्छा तो हम इस मूवमेंट से जुड़ जाते हैं, क्योंकि ये मूवमेंट मिलजुल के मुस्लिम लोगों की आवाज महाराजा तक पहुंचाता है। तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने मुस्लिम लोगों की बातें सुनी, उसको महाराजा के सामने भी उठाया। इन सब चीजों के बाद शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को मुस्लिम लोग एक फ्यूचर लीडर के रूप में देखने लगे थे। जो मूवमेंट 1940 तक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के नाम से चल रहा था, जिसका फोकस था मुस्लिम लोगों की प्रॉब्लम को सोल्व करना। लेकिन शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को इस बात का पता था कि अगर हमें इस मूवमेंट को ज्यादा लंबा चलाना है तो हमें इसे सिर्फ रिलीजियस या कम्युनल आइडेंटिटी तक सीमित नहीं रखना चाहिए। तो इस कारण उन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का नाम बदलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस रख दिया। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से नेशनल कॉन्फ्रेंस नाम रखने का मेन मोटिव इनका ये था कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सिर्फ मुस्लिम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करती थी, लेकिन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो सारी कम्युनिटी को एक साथ लेकर चलेगी, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख सारे लोग थे।
ये शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का एक बोल्ड और विजनरी स्टेप था, क्योंकि इस स्टेप के बाद मुस्लिम लोगों के साथ कश्मीरी पंडित और सिख लोग भी उन्हें एक लीडर के रूप में देखने लगे। इसी दौरान महाराजा हरि सिंह को भी कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। जो मुस्लिम लोग थे वो तो सपोर्ट कर ही रहे थे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को, अब इसके अलावा हिंदू लोग यानी कश्मीरी पंडित और सिख लोग शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को एक लीडर के रूप में देखने लगे थे। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को नेशनल कॉन्फ्रेंस बदलने के बाद कई सोशल रिफॉर्म्स पर अपनी आवाज उठाई, जैसे कास्ट ऊंच नीच का डिवीजन तोड़ना हो गया, वुमेन का पॉलिटिकल और एजुकेशन में पार्टिसिपेशन होना। उन्होंने लोगों को बताया कि हम साथ मिलकर अगर आवाज उठाएंगे इन चीजों के खिलाफ, शायद हम अपने राइट्स को बदल सकते हैं। इसी के बीच हिंदुस्तान में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच पार्टीशन की लड़ाई चल रही थी, जिसको स्टार्ट किया था मुस्लिम लीग के लीडर मोहम्मद अली जिन्ना ने। उनका कहना था कि मुस्लिम कम्युनिटी हिंदू कम्युनिटी से बिल्कुल अलग है, उनकी अपनी एक अलग पहचान है, एक अपना अलग कल्चर है, जिसके कारण उनका एक अपना अलग देश होना चाहिए। और जिन्ना ने ये बातें मुस्लिम लोगों के दिमाग में भी डाल दी थी, अगर हम हिंदू लोगों के साथ हिंदुस्तान में रहेंगे तो हमें कभी भी पॉलिटिकल या इकोनॉमिक टर्म्स में हिंदू लोगों से आगे नहीं निकलने दिया जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान में मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदू लोगों की है। दूसरी तरफ जो कांग्रेस थी, जिसको लीड कर रहे थे महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, उनका कहना था कि अगर धर्म के नाम पे अलग नेशन बना दिया गया तो इंडिया कभी भी स्टेबल नहीं रह पाएगा। लेकिन जो मुस्लिम लीग थी वो इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। इसी के कारण मुस्लिम लीग ने लॉर्ड मिंटो, जो कि उस टाइम वाइस रॉय ऑफ इंडिया थे, उनके साथ शिमला में मीटिंग की, जिसमें मुस्लिम लीग के लीडर आगा खान ने बोला हिंदू लोग पॉलिटिकल में उन्हें डोमिनेट ना कर सके, इसलिए उनके लिए एक अलग पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। 1909 के रिफॉर्म से उन्हें एक वोटर सीट अलग दी गई। इसका मतलब ये था कि अगर इलेक्शन में कोई मुस्लिम लीडर खड़ा होगा तो उसको सिर्फ मुस्लिम लोग ही वोट दे सकते हैं। ये चीज मुस्लिम लोगों को काफी सही लगी, क्योंकि उन्हें लगता था कि अब उनकी आवाज उठाने के लिए उनके कल्चर से एक आदमी पार्लियामेंट में होगा। और ब्रिटिशर्स चाहते भी यही थे कि अगर हिंदुस्तान में हिंदू और मुस्लिम एक साथ हो गए तो वो हमारे खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, इनको जितना अलग करो उतना ही सही है। तो अब आ गया था इलेक्शन का टाइम। 1937 में 11 बड़े स्टेट्स में इलेक्शन हुए, जिनमें मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, यूनाइटेड प्रोविंस जो कि आज का उत्तर प्रदेश है, बिहार, सेंट्रल प्रोविंस आज का मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर प्रोविंस जो कि हिस्सा पाकिस्तान में है, और सिंध में। इस इलेक्शन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी, लेकिन फिर भी इस इलेक्शन में जीत हुई थी कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस ने अपने ज्यादातर राज्यों में मुस्लिम लोगों को ही इलेक्शन में खड़ा किया था। इलेक्शन में ज्यादातर हिंदू लोगों ने वोट किया, इसी के कारण कांग्रेस जीती थी। मुस्लिम लीग सोच रही थी कि यूनाइटेड प्रोविंस में उनका काफी अच्छा रिजल्ट आएगा, लेकिन वहां भी कांग्रेस जीत गई थी, क्योंकि यूनाइटेड प्रोविंस में ज्यादातर मुस्लिम लोग ही थे, लेकिन मुस्लिम लोगों ने ही कांग्रेस को वोट दे दिया था। 1937 में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई, और सरकार बनाने के बाद उनसे एक छोटी सी गलती होगी शायद। जिन जिन स्टेट में कांग्रेस जीती थी वहां पे उन्होंने हिंदू कल्चर को ज्यादा प्रमोट किया, जिससे कि जो वहाँ के मुस्लिम लोग थे उन्हें लगने लगा कि ये जानबूझकर मुसलमानों को भी हिंदू चीजें पढ़ाने लग रहे हैं। उन्होंने बुक्स में हिंदू कल्चर, माइथोलॉजी को बढ़ावा दिया। लेकिन जवाहरलाल नेहरू का मोटिव तो ये था कि ज्यादा से ज्यादा हिंदुस्तान के कल्चर के बारे में जानने पाए। मुस्लिम लोगों को लगने लगा कि अगर ऐसे चलता रहा तो उनकी पहचान, उनका कल्चर, उनकी लैंग्वेज सब कुछ खत्म हो जाएगी, और इसी इनसिक्योरिटी को बढ़ावा दिया मोहम्मद अली जिन्ना ने इस एटमॉस्फेयर का काफी फायदा उठाया और मुस्लिम लोगों के दिमाग में ये चीज डाल दी कि अगर तुम कांग्रेस का साथ दोगे तो वो तुम्हारी लैंग्वेज को, धर्म को, कल्चर को बिल्कुल खत्म कर देगी। इसलिए अगर तुम्हें अपने कल्चर को बचाए रखना है तो तुम्हें एक मुस्लिम लीडर को सपोर्ट करना ही पड़ेगा। और यही चीज आगे जाके बुनियाद बनी टू नेशन थ्योरी की। 1937 के प्रोविंस इलेक्शन हारने के बाद जिन्ना ने स्टेट्स में जाके कांग्रेस के खिलाफ मुस्लिम लोगों को भड़काना शुरू किया। स्टूडेंट्स ग्रुप, मजहबी ऑर्गेनाइजेशन, उर्दू प्रेस साथ मिलकर जिन्ना का साथ देने लगे और उसकी बातों को आगे बढ़ाने लगे। ये चीज अब मुस्लिम लोगों को भी दिखने लगी, जिससे उन्होंने जिन्ना का साथ दिया। और जो जिन्ना बातें कर रहा था अलग देश बनाने की, अब वो बातें मुस्लिम लोग भी करने लगे। जिन्ना चाहता था कि हिंदुस्तान के मुस्लिम लोगों के साथ जो कश्मीर के कश्मीरी मुस्लिम है वो भी जिन्ना के साथ आ जाएं, क्योंकि कश्मीर में ज्यादातर मेजोरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम लोगों की है। उसे लगा था कि सारे मुस्लिम लोग उसी के साथ आएंगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और थी। कश्मीर के मुस्लिम की सारी लीडरशिप शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के हाथ में थी। उनका नजरिया जिन्ना से बिल्कुल अलग था। उन्होंने अपनी पार्टी का नाम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से नेशनल कॉन्फ्रेंस रखा था, इसी चीज के लिए कि वो हिंदू और मुस्लिम को अलग ना करें, सबको एक साथ लेकर चले। लेकिन जिन्ना की सोच थी कि वो हिंदू मुस्लिम को अलग करे और अपना एक अलग देश बनाए। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जिन्ना से मिलने की बजाय मिले कांग्रेस पार्टी के लीडर नेहरू और गांधी से। वो चाहते थे कश्मीर में इंडिया की तरह सोशलिस्ट और सेक्युलरिज्म ला सके, जिससे कि कश्मीर के किसान और मजदूरों को फ्यूडल ऑपरेशन से छुटकारा मिल सके। जवाहरलाल नेहरू खुद एक कश्मीरी पंडित थे, तो उन्होंने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का साथ देना शुरू किया। वो कश्मीर में जाके उनसे मीटिंग करने लगे, उनकी पार्टीज, रैलीज में उनके साथ खड़े होने लगे। ये चीज देख के जिन्ना बिल्कुल नाराज था, क्योंकि उसे लगा था कि कश्मीर के सारे मुस्लिम उसके साथ हो गए, लेकिन सारे मुस्लिम थे कांग्रेस पार्टी के साथ। 1939 में यानी कुछ साल बाद स्टार्ट होता है वर्ल्ड वॉर 2, जिसके अंदर जो
ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडियन चीजों को इंडियन लोगों से बिना बताए वॉर में यूज करना स्टार्ट किया, जैसे कि इंडियन रिसोर्सेज, इंडियन मिलिट्री को, इंडियन टेरिटरी को। इस चीज से कांग्रेस पार्टी बिल्कुल नाराज थी। उन्होंने ब्रिटिशर्स को जवाब देने के लिए जिन जिन प्रोविंस में कांग्रेस जीती थी वहां से रिजाइन दे दिया, और जो देश में हिंदू मुसलमान चल रहा था उसकी सुनवाई हुई 1 साल बाद, यानी 22 मार्च 1940 को लाहौर के मिंटो पार्क, जो कि आज इकबाल पार्क के नाम से जाना जाता है, वहाँ हजारों मुस्लिम लोग इकट्ठे हुए। वहाँ मुस्लिम लीग के जो जिन्ना थे उनके साथ और कई बड़े लीडर्स इकट्ठा हुए और कांग्रेस पार्टी के कुछ लीडर भी वहीं आए, जहाँ वही बात हुई कि मुस्लिम लोगों की अपनी अलग पहचान है, अपना अलग कल्चर है, अपनी अलग भाषा है, तो इनकी अपनी एक अलग होमलैंड होनी चाहिए। ब्रिटिशर्स ने इनका ही साथ दिया, बोला कि ठीक है कि हम तुम्हारा एक अपना होमलैंड देंगे। जो जो इंडियन स्टेट है जहाँ मेजोरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम है वो एरिया मुस्लिम्स का होगा, जैसे पंजाब, बंगाल, सिंध, बलोचिस्तान और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। इस चीज को लाहौर रेजोल्यूशन के नाम से बोला गया था। इस चीज से मुस्लिम लोग तो काफी खुश थे, लेकिन यही चीज आगे जाके पार्टीशन का रूप लेने वाला था। मुस्लिम लोग इस चीज से इतने खुश थे कि उन्होंने जिन्ना को सोल स्पोकन ऑफ इंडियन मुस्लिम कहना शुरू कर दिया था। एक तरफ मुस्लिम लीग को अपना होमलैंड मिल गया था और दूसरी तरफ वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुका था, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 पूरी दुनिया को एक बड़े क्राइसिस में डाल के चला गया था। ब्रिटिश एम्पायर की हालत भी कमजोर हो चुकी थी बिल्कुल। गांधी जी ने इसी चीज का फायदा उठा के एक आंदोलन स्टार्ट किया जिसका नाम था सत्याग्रह। उसमें उन्होंने कुछ लीडर्स को शामिल किया, ब्रिटिशर्स के खिलाफ आंदोलन स्टार्ट किया, लेकिन ब्रिटिशर्स ने उनकी नहीं सुनी, उनकी आवाज को दबाया और फायरिंग शुरू करी, उनको जेल में डलवा दिया। फिर 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक, जिसे हम अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जानते हैं, वहां गांधी जी ने एक स्लोगन दिया, डू और डाई का, या तो हम आजादी के लिए जिएंगे या आजादी के लिए जान देंगे। इस चीज को सुन के जो स्टूडेंट्स थे, वर्कर थे, किसान थे, उन सब के अंदर भी एक तरह का जोश आ गया था। तो उन्होंने भी ब्रिटिशर से आजादी पाने के लिए बड़ा कदम उठाया। जो सरकारी दफ्तर होते हैं उनको जलाना स्टार्ट किया, रेलवे लाइन तोड़ दी, लेकिन ब्रिटिशर्स ने उनकी नहीं सुनी और जो गांधी जी थे उनके साथ 1 लाख कांग्रेस नेताओं को जेल में डाल दिया था। ब्रिटिशर्स को लगा कि ये आंदोलन अब रुक जाएगा, जिसका नाम था क्विट इंडिया मूवमेंट, लेकिन लोगों ने इसको और बढ़ाया। बिहार, यूपी, बंगाल, महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स में तोड़फोड़ करने स्टार्ट कर दी थी। कोलकाता और मुंबई जैसे बड़े बड़े स्टेट्स में जाके हड़ताल करनी स्टार्ट की, स्ट्राइक करनी स्टार्ट की। अब ब्रिटिश एम्पायर को ये पता चल गया था कि उनके हाथ में पावर है लेकिन लोगों का कंट्रोल नहीं है। और खत्म होने के बाद देश में फिर से वही चल पड़ा था, हिंदू और मुसलमान की लड़ाई। लेकिन अब धीरे धीरे लोगों को ये विश्वास तो आने लगा था कि हमें आज़ादी मिल सकती है, क्योंकि जो क्विट इंडिया मूवमेंट था उसके बाद लोगों के अंदर काफी शक्ति आई थी आज़ादी से लड़ने की। तो लोगों को अब ये पता चल गया था कि उनको आज़ादी मिलेगी, लेकिन उनको इस चीज का नहीं पता था कि उनको पार्टीशन के साथ आज़ादी मिलेगी। ब्रिटिशर्स को पता चल गया था कि अब वो इंडिया को ज्यादा दिनों तक फाइनेंशियली और पॉलिटिकली होल्ड नहीं कर पा सकते, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम वो काफी बड़े क्राइसिस में गिर चुके थे। तो इस चीज को देखते हुए लॉर्ड वेवेल ने बुलाया लुईस माउंटबेटन को। उनको बुलाने का मेन मकसद था कि वो इंडिया में आए, इंडिया के लोगों को फ्रीडम दे और ब्रिटिशर्स को यहाँ से निकाल के ले जाए। तो माउंटबेटन ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग से साथ में मिलकर बात की। तो उनसे पूछा गया कि उन्हें यूनाइटेड इंडिया चाहिए या पार्टीशन। तो मुस्लिम लीग ने बोला कि हमें अपना देश चाहिए, क्योंकि हमारा कल्चर अलग है, हमारी पहचान अलग है। वही बात जिन्ना की। 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने डिक्लेयर कर दिया कि हम इंडिया को फ्रीडम देंगे, लेकिन डिवाइड करके, एक होगा भारत, दूसरा होगा पाकिस्तान। इंडिपेंडेंस के साथ एक और नई टेंशन आई, जिसमें था प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन करना। जो प्रिंसली स्टेट थे वो इंडिपेंडेंट स्टेट थे, मतलब वहाँ राजा महाराजा राज करते थे, लेकिन वो स्टेट्स की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस ब्रिटिश के हाथ में थे। मतलब वो बिना ब्रिटिशर से पूछे बाहर ट्रेड नहीं कर सकते थे या डिफेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। इंडिपेंडेंस के साथ ही प्रिंसली स्टेट से पूछा गया कि तुम इंडिपेंडेंट रहोगे या यूनाइटेड। तो उन्होंने कहा इंडिपेंडेंट, लेकिन यह सबसे बड़ा रोल निभाया वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन। उन्होंने डिप्लोमेसी, परसुएशन और कई जगह प्रेशर डाल के उन स्टेट्स को इंडिया में यूनाइटेड किया। इसलिए वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। लेकिन यही सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल के बीच में। जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल की सोच कश्मीर के लिए बिल्कुल अलग अलग थी। वल्लभ भाई पटेल चाहते थे कि वो जल्दी से जल्दी उन प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया से यूनाइटेड करे, जो ज्योग्राफिकली और स्ट्रेटेजिकली इंडिया में फिट बैठते हैं। इसलिए उन्होंने हैदराबाद और भोपाल जैसे बाकी स्टेट्स को इंडिया में यूनाइटेड किया। ऑन द अदर हैंड नेहरू चाहते थे कि वो जल्दी से जल्दी कश्मीर को इंडिया के अंदर यूनाइटेड करें, क्योंकि वो खुद एक कश्मीरी पंडित थे और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के साथ उनके पर्सनल टाइज थे, और वो चाहते थे कि एक मेजोरिटी मुस्लिम स्टेट हमारे साथ, ताकि दुनिया को पता चल सके इंडिया एक सेकुलर डेमोक्रेसी है। पाकिस्तान भी यही चाहता था कि कश्मीर उसके साथ शामिल हो। लेकिन हरि सिंह से पूछा गया कि आप इंडिपेंडेंट रहोगे, इंडिया के साथ यूनाइटेड करोगे या पाकिस्तान के साथ करोगे, तो उन्होंने बोला कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। लेकिन फिर भी उन्होंने पाकिस्तान में शामिल होने के लिए हरि सिंह के ऊपर प्रेशर बनाया, फूड सप्लाई रोक दी और बेसिक सामान का आना जाना बंद कर दिया। सिचुएशन 1947 अक्टूबर में और क्रिटिकल हो गई थी, क्योंकि पाकिस्तान के ट्राइबल मिलिटियर्स जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से आते थे, उन्होंने कश्मीर के ऊपर एक प्लान अटैक
कर दिया था, जिसमें उन्होंने काफी लूट मार की, फायरिंग की और फायरिंग करते करते श्रीनगर तक आ गए थे। और जो हरि सिंह की मिलिट्री थी वो उनका सामना नहीं कर पाई थी, तो इसलिए हरि सिंह ने हेल्प मांगी इंडिया से। लेकिन इंडिया की तरफ से एक अपना स्टैंड था कि जब तक हरि सिंह एक फॉर्मल असेशन नहीं दे देते इंडिया को, तब तक इंडिया अपनी मिलिट्री श्रीनगर नहीं भेजेगी। तो 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन पर साइन किया, जिससे वो डिफेंस सेक्टर और फॉरेन अफेयर्स में इंडिया के साथ इंटीग्रेट हो गया था। जिसके बाद इंडिया ने अपनी आर्मी को एयरलिफ्ट करके श्रीनगर भेजा। वहां जाके उन्होंने ट्राइबल इन्वेडर को रोका। जहां इंडियन आर्मी ने ट्राइबल इन्वेडर को रोका था, वहीं नेहरू जी ने परमिशन दे दी थी कि अपनी आर्मी को वहीं रोक दिया जाए, क्योंकि वो इस बार को यूएन के सामने लेके जाना चाहते थे। वो मोरल देना चाहते थे कि इंडिया एक पीस कंट्री है, ना कि एग्रेशन वाली। यूएन इस वॉर के बीच में आया और दोनों देशों को बोला कि सीज फायर कर देनी चाहिए। तो सीज फायर हुई और जिस लाइन पे इंडियन आर्मी रुकी थी उस लाइन को सीज फायर लाइन बोला जाता है। शायद जवाहरलाल नेहरू ने यूनाइटेड नेशन को इसके अंदर इन्वॉल्व करके लंबे समय की परेशानी मोल ले ली थी, क्योंकि अगर उस टाइम वो आर्मी को आदेश देते थे तो शायद आज हम पूरा कश्मीर रिक्लेम कर सकते थे। इसके बाद 1971 में एक और वार हुई इंडिया और पाकिस्तान की, जिसके अंदर बांग्लादेश एक नया देश बन के आया। इसकी भी बहुत लंबी स्टोरी, अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर देना, इसके ऊपर एक वीडियो बन जाएगी। इस वॉर के बाद 1972 में इंदिरा गांधी और जुल्फिकर अली भुट्टो उनके बीच एक एग्रीमेंट हुआ जिसका नाम था शिमला एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट में ये फैसला हुआ कि जहां जहां तक उन्होंने कब्जा किया है वहां तक उनका राज रहेगा। मतलब भारत की पावर जम्मू कश्मीर और लद्दाख रीजन तक थी, और पाकिस्तान की जो उसने कब्जा किया था गिलगिट बल्तिस्तान, जिसे वो सो कॉल्ड आजाद जम्मू कश्मीर बोलता है, वहां तक उसकी पावर रहेगी। रिजल्ट ये रहा कि पाकिस्तान के कारण कश्मीर दो हिस्सों में बट गया। एक हिस्सा हिंदुस्तान के पास था, दूसरा था पाकिस्तान के पास। हिंदुस्तान के पास जो हिस्सा था उसके अंदर डेमोक्रेसी पूरी अच्छी तरह चली, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, स्कूल्स बने, हॉस्पिटल बने। और दूसरा था पाकिस्तान का, और जो हिस्सा पाकिस्तान के पास था उसको जानते हैं हम पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से। पाकिस्तान ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को भी दो हिस्सों में डिवाइड किया। पहला था आजाद जम्मू कश्मीर, दूसरा था गिलगिट बल्तिस्तान। तीसरा जो इंडिया के पास जम्मू कश्मीर था वो डेमोक्रेटिक तरह चलता रहा, और दूसरा जो पाकिस्तान के पास था उसकी हालत आप देख ही सकते हो आज। तो आज की वीडियो थी यहीं तक। आज हमने बात की पीओके कैसे बना पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। आजादी के टाइम जो फ्रीडम फाइटर्स अपने देश के लिए शहीद हुए थे, जैसे कि भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आजाद, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, एनी बेसंत, बिपिन चंद्रपाल, रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरोजिनी नायडू, इन सब ने अपनी कुर्बानी देके हमारे देश को आजाद करवाया था। इस वीडियो में मैंने इनका जिक्र इसलिए नहीं किया क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो सकती थी। मेरा मेन मोटिव था पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बारे में बताना। अगर आप चाहो तो मैं इनके ऊपर वीडियो बना सकता हूँ, जो कि पूरी एक लंबी डॉक्यूमेंट्री होगी, लेकिन आप कमेंट करोगे तो मैं जरूर बना दूंगा।